हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास ऑनलाइन क्लास है ये। इसमें निश्चयवाद आपको करवा दिया था मैंने। आज हम संभववाद पढ़ेंगे पॉसिबिलिटीज में। संभववाद की देखो विचारधारा है वो मानव केंद्रित है। इसमें मानव को सर्वोपरि माना गया है, न कि प्रकृति को। इसमें यह बताया गया है जो प्रकृति है यानी मानव है जो प्रकृति का गुलाम नहीं है, बल्कि मानव अपने बुद्धि, कौशल और विवेक से और अपनी तकनीक से पर्यावरण में संशोधन करता है और उसे अपने रहने के अनुकूल बनाता है। यह संभववाद की विचारधारा है। मगर निश्चयवाद में क्या था? प्रकृति सर्वोपरि थी, मानव सर्वोपरि नहीं था। एक दूसरे के विपरीत ये विचारधाराएं हैं। अब ये देखो जो संभववाद की विचारधारा है इसका जन्म देखो फ्रांस में हुआ था। इसका जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। संभववादी जो विचारधारा है इसका विकास और जन्म फ्रांस में हुआ था। ठीक है। और जो संभववाद शब्द है, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ला फेब्रे ने किया था। ला फेब्रे सबसे पहले जो संभववाद शब्द है इसका उपयोग ला फेब्रे ने किया था। यह भी एक फ्रांसीसी था। ठीक है। लेकिन इस विचारधारा को मतलब इस विचारधारा का जन्मदाता विडाल डी ला ब्लास को माना जाता है। विडाल डी ला ब्लास इसे संभववादी विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। इसने 1922 में 1922 में एक बुक लिखी थी, मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जैसे कि ये निश्चयवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है, तो यह मानव को सर्वोपरि मानती है। ये संभववादी विचारधारा। विचारधारा का जन्म हुआ फ्रांस में। ठीक। संभववाद पॉसिबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया ला फेब्रे ने, और विडाल डी ला ब्लास इसका जन्मदाता माना जाता है। तो देखो इसमें विचारधारा पे देखो प्रकाश डालते हैं अपने। पर्यावरणवाद की विचारधारा के अंतर्गत यह अनुभव किया गया कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियां नियंत्रित नहीं कर सकती, वरन मात्र प्रभाव डाल सकती है। यानी मानव को जो प्राकृतिक शक्तियां है वो मानव को कंट्रोल नहीं कर सकती है, कुछ प्रभाव जरूर डाल सकती है। अब जैसे कोरोना काल ये चल रहा है तो इसने कुछ प्रभाव जरूर डाला है मानव के ऊपर। ठीक है। आंशिक रूप से कुछ प्रभाव जरूर डाला है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मानव कोरोना की दवाई की खोज में लगा हुआ है। दवा की जैसे ही खोज होगी, कोरोना जो बीमारी है वो भी समाप्त हो जाएगी, मगर मतलब नियंत्रण नहीं कर सकता पूर्ण तरह से। मानव क्या करता है? मानव का स्वभाव रहा है वो हर परिस्थिति से लड़ता है। हर परिस्थिति से मानव लड़ता है, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, कौशल से और तकनीक के द्वारा। अब जैसे मानव चांद पे पहुंच गया है, मंगल पे भी पहुंच रहा है। ठीक है। तो मतलब जब पुराने समय मानव क्या करता था, वो देखता था जैसे पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं, तो उसके अंदर ये होता था कि मैं भी इनकी तरह उड़ूं। तो मानव ने क्या किया? जहाज का आविष्कार कर लिया, हवाई जहाज का आविष्कार किया और वो भी हवा में उड़ने लगा। यानी मानव ने जो चीज सोची है मानव ने वो पाया है। हालांकि इसमें कुछ प्रकृति का हास भी हुआ है,
जिसका परिणाम मानव को भुगतना पड़ रहा है, जो हम सारे अभी देख रहे हैं। संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था और इसके जन्मदाता विडाल डी ला ब्लास थे। संभववाद का सर्वप्रथम प्रयोग शब्द का ला फेब्रे ने किया था। उनके अनुसार यानी ला फेब्रे के अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान मिलना चाहिए। मतलब ला फेब्रे के अनुसार जो मनुष्य है उसको प्राथमिक स्थान मिलना चाहिए प्राकृतिक वातावरण के स्थान पर। उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। यानी प्रकृति के द्वारा मनुष्य को जो भी प्राकृतिक चीजें मिल रही है, मनुष्य उनका स्वामी होता है। वो अपने विवेक से और अपनी इच्छा से वो उनका उपयोग करता है। वो चॉइस करता है कि किस वस्तु का मुझे उपयोग करना है और किस वस्तु का नहीं करना है। ये मनुष्य पर निर्भर करता है। ये इसमें आगे फिर विडाल डी ला ब्लास ने बताया है, संभववादी उपागम के जनक ब्लास ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में इसने कहा है, प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। यानी प्रकृति जो है वो एक परामर्शदात्री है, यानी मनुष्य को परामर्श देती है, लेकिन उस परामर्श को मानना या ना मानना वो मानव पर निर्भर करता है। जैसे मनुष्य प्रकृति को कई तरह से हानि पहुंचाता है, तो प्रकृति भी कुछ मैसेज मानव को देती है, मगर मानव अपने स्वार्थ के कारण, अधिक से अधिक पैसा कमाने के कारण प्रकृति के द्वारा दिए गए जो एडवाइजर है, जो परामर्श है, उनको इग्नोर करता है मानव, जो कि उचित नहीं है। इसमें आगे ब्लास कहते हैं, प्रकृति में अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जो मानव है वो प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करने की क्षमताएं रखता है। अब देखो, परिवर्तन करने की क्षमताओं में जैसे हम वर्तमान में गर्मी बहुत ही भयंकर पड़ रही है, मगर मानव ने क्या किया है, कूलर, पंखे और एसी का निर्माण किया है इस प्रकृति द्वारा दी गई गर्मी का सामना करने के लिए। मतलब लड़ रहा है मानव प्रकृति से। ब्लास ने मानवीय शक्ति, ज्ञान, कौशल तथा बौद्धिकता को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरणीय नियंत्रण के स्थान पर मात्र प्रभाव माना है। ब्लास ने यह माना है कि जो प्रकृति है वो उसका केवल प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो मनुष्य को नियंत्रित नहीं कर सकती प्रकृति। हाँ, कुछ प्रभाव जरूर प्रकृति डाल सकती है, मगर मनुष्य को प्रकृति अपने नियंत्रण में नहीं कर सकती है। ब्लास ने मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अन्य भागों में फैला देने का कार्य किया है। अब जैसे कुछ पौधे हैं और पेड़ है, ठीक है, तो वो क्या है, मनुष्य कहीं और से उनको लाकर कहीं और देशों में उनको उगाया है। जैसे तंबाकू का पौधा है वो पुर्तगाली लाए थे भारत में, ठीक है। उसी प्रकार से जो कपास है, ठीक है, उसकी जो फसल है वो सबसे पहले भारत में हुई थी, ठीक है। तो वो कपास है वो भारत से बाहर के देशों में गया है। इस तरीके से मतलब एनवायरमेंट के साथ समायोजन मानव ने किया है। ऐसा नहीं है कि कपास अगर भारत में ही पैदा हुई है सर्वप्रथम तो भारत में ही उसकी कृषि होगी, बाकी अन्य देशों में नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, जैसे पुराने समय में अकाल पड़ता था, फसल होती नहीं थी, तो उन चीजों का भी मानव ने अपनी तकनीक के द्वारा समाधान किया है। पहले देखो जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, पहले संसाधन कम थे, जो अनाज था वो कम पैदा होता था, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक है और 2025 तक
जो विश्व जनसंख्या है वो लगभग 8 अरब हो जाएगी। तो मानव ने क्या किया है, जो नई नई ये कृषि पद्धति लेके आया है और अच्छे किस्म के बीज तैयार किए हैं मानव ने, और जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी मानव ने अपने तकनीक और ज्ञान कौशल के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता भी मानव ने बढ़ाई है। तो यानी इतनी अधिक जनसंख्या के होने के बावजूद भी मतलब मानव को अन्न मिल रहा है खाने के लिए, उनका पोषण हो रहा है मानव का। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या अधिक हो गई है और लोग भूखे मर रहे हो, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। यानी मानव ने अपनी तकनीक के आधार पर कृषि को उन्नति पर पहुंचाया है। विडाल डेला ब्लास के बाद आगे डेविस के जो शिष्य हैं ईसा बोमेन, उन्होंने आगे कहा है कि जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास और विस्तार होता है, प्राकृतिक वातावरण तथा संसाधनों के उपयोग का स्वरूप एवं मात्रा बढ़ती है। फिर कार्ल सावर है, ये भी एक भूगोलविद हुए थे, कार्ल सावर, ठीक है, यह अमेरिकन भूगोलवेता थे। इन्होंने की एक पुस्तक है सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल जियोग्राफी, बहुत ही फेमस है। फिर ब्लास के जो शिष्य है जीन ब्रूस, वे भी संभववाद के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने लिखा है, मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरन उसमें परिवर्तन करने में क्रियाशील रहता है। और ये एकदम वास्तविक बात भी है। मनुष्य क्या करता है, वातावरण है, जो प्रकृति है, उसको चुपचाप सहन नहीं करता है, बल्कि उसमें परिवर्तन करता रहता है। मनुष्य वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए मतलब शुरू से ही प्रयासरत रहा है। ऐसा नहीं है जो प्रकृति ने जो दे दिया हो मनुष्य ने वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लिया हो, ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है और मनुष्य यद्यपि इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, तथापि उनमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। ठीक है, यानी प्रकृति द्वारा कुछ सीमाएं बनाई गई है, लेकिन उन सीमाओं को मनुष्य लांघ नहीं सकता है, उनसे पार नहीं पा सकता है, लेकिन उनमें परिवर्तन जरूर कर सकता है, क्योंकि प्रकृति है। देखो, भूगोल में एक परिभाषा दी हुई है कि मानव और प्रकृति के बीच में द्वंद्व चलता रहता है और अंत में जो विजय है वो प्रकृति की होती है, क्योंकि प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृति से को जीतना मुश्किल है। अब जीतना कैसे मुश्किल है? अब जैसे भूकंप आता है, लेकिन भूकंप का पूर्वानुमान मानव द्वारा नहीं लगाया जा सकता। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिससे भूकंप का पूर्वानुमान मानव लगा सके। ठीक है, इसी तरीके से कई ऐसी चीजें हैं जो मानव पर उसका नियंत्रण नहीं है, लेकिन मानव ने इसके अलावा बहुत कुछ किया है। अब जैसे कहीं पर बरसात नहीं होती है तो मानव क्या करता है, आर्टिफिशियल रेन करवाता है, यानी कृत्रिम बरसात वहां करवाता है और फसलें भी उगाता है, बहुत से कार्य करता है। ये भी एक उदाहरण है मानव और प्रकृति के समायोजन का। आगे इसमें देखते हैं, इसमें आगे देखो ईसा बोमेन संभववादी विचारधारा के समर्थक है। ठीक है, फिर है बोमेन के अनुसार, ईसा बोमेन के अनुसार चिंतन एवं विचारधारा का मानव सभ्यता के उत्थान एवं पतन से गहरा संबंध है। प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां कभी भी सभ्यताओं को पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं कर सकती, वे केवल मानवीय समूह द्वारा ही त्यागी या अपनाई जा सकती है। यानी ईसा बोमे ने कहा है, जो प्राकृतिक की जो शक्तियां हैं वो सभ्यता को कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकती, बल्कि मनुष्य ही अपने आप में परिवर्तन करके कुछ चीजों को छोड़ देता है, लेकिन वो प्रकृति पूर्ण रूप से उसको नष्ट नहीं कर सकती। अब जैसे मानव सभ्यता है, जैसे बहुत प्राचीन सभ्यताएं हुई थी, कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता लुप्त हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी मानव जाति ही लुप्त हो गई हो, ऐसा नहीं है।
ठीक है, कुछ परिवर्तन मनुष्य कर सकता है, लेकिन प्रकृति पूर्ण रूप से मनुष्य का नाश नहीं कर सकती है। फिर आगे वो बताते हैं, मानवीय समूह, ये जो मानवीय समूह द्वारा ही त्यागियां अपनाई जाती है। प्राकृतिक वातावरण मानवीय समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। उसके बाद कई विद्वान हैं, दार्शनिक हेगल, डिमांजिया, ये कई जो विद्वान हुए थे जो संभववाद के समर्थक थे। अंत में इसमें देखो कहा गया है, संभववाद निश्चयवाद के विपरीत विकसित होने वाली विचारधारा थी, जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च रूप में वर्णित किया गया तथा उसे पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक माना गया। उसके बाद देखो इसकी आलोचना है, संभववाद की आलोचना है। अब देख संभववाद की आलोचना क्यों की गई है? क्योंकि जो संभववादी जो विचारक थे उन्होंने क्या किया, प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, डायरेक्ट प्रहार किया, यानी प्रकृति कुछ भी नहीं है, मनुष्य को ही सर्वोपरि बता दिया। मगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अंत में जैसे मैंने कहा, प्रकृति की ही विजय होती है, क्योंकि बहुत कुछ सीमा तक अपने मानते हैं प्रकृति ने मनुष्य को बांध रखा है और वो सही भी है। जो जैसे ला फेब्रे हैं, इन्होंने संभववाद शब्द दिया था और संभववाद के समर्थक भी थे, लेकिन लास्ट में इन्होंने भी कहा था, देखिए क्या कहा था वो बताता हूं आपको। ला फेब्रे ने भी पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार कर लिया था। लास्ट में वे लिखते हैं, मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति का प्रभाव देखो मनुष्य पे रहेगा ही। पूर्ण रूप से जो मनुष्य है वो प्रकृति को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता है। विभिन्न संभववादी विचारकों ने इस कथन पर पुरजोर समर्थन किया है कि मानव एक महान शक्ति है जिससे वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में प्रमुख संभववादी विचारक ब्रूस ने कहा है कि क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, वह पृथ्वी पर निर्भर करता है। तो ब्रूस है संभववादी विचारक था, ये भी फ्रांस का था। तो इसने क्या देखो क्या कहा है, तो मानव है जो पृथ्वी पर रहता है, तो मानव पृथ्वी पर रहता है तो उसे प्रकृति की आवश्यकता रहेगी, वो प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सकता मानव। इस प्रकार स्वयं संभववादी विचारकों ने ही यह स्वीकार कर लिया कि मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ही मानव विकास करता है। यानी संभववादी जो विचारक थे, अंत में उन्होंने भी मान लिया था कि भाई प्रकृति से पार पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही मनुष्य अपनी मानव जाति का विकास कर सकता है, मानव जाति का उत्थान कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि न तो प्राकृतिक शक्तियां ही सर्व प्रभावी है और न ही मानव प्रकृति का विजेता है, ठीक है। लास्ट में न तो मानव को सर्वश्रेष्ठ माना है न प्रकृति को, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। दोनों के आपसी संबंध एवं परस्पर सामंजस्य पर आधारित है तथा भूगोल का मूल उद्देश्य प्राकृतिक तथा मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो भूगोल का उद्देश्य यह है कि मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है, ना कि प्रकृति को अलग पढ़कर और मानव को अलग पढ़कर इनके बीच में द्वंद्व करवाना है। यानी मानव और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, प्रकृति के बिना मानव नहीं और मानव के बिना यह प्रकृति नहीं है। इस तरह की ये विचारधारा है। तो कल अपने पढ़ेंगे नव निश्चयवादी विचारधारा, ठीक है। तो ये विचारधारा क्या करती है, ये निश्चयवाद और संभववाद के को आपस में जोड़ने का काम करती है।
तो वैसे तो ये विपरीत विचारधारा है, निश्चयवाद और संभववाद, लेकिन नव निश्चयवाद नियो डिटरमिनिज्म ये क्या करता है, इनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये दिया था ग्रिफिथ टेलर की विचारधारा है नव निश्चयवाद। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर था, अमेरिका का भूगोलविद था। तो ये अपने कर लेंगे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।